Next topic from Hindu Marriage Act 1955, and we will discuss today what are the grounds of divorce that are available just to wife only. Till now we have done 3 to 4 sessions जहाँ पर हमने various grounds discuss किए हैं regarding the grounds of divorce, and those grounds are actually provided both to husband and wife. Means अगर उसमें ऐसे grounds हैं जो कि अभी तक हमने जितने सेशंस में किए हैं और उन ग्राउंड से अफेक्ट हो रहे हैं, कोई भी स्पाउस हो सकता है, आइदर ही कैन बी हस्बैंड और शी कैन बी वाइफ, दे कैन go to the court, they can file a petition for the divorce. But except those, there are certain grounds which are just available to wife only. मतलब जो हम grounds इस सेशन में डिस्कस करेंगे, there are only 4 grounds. वो 4 grounds available हैं only to wife. हस्बैंड इनके बेसिस पर डिवोर्स नहीं ले सकता. इन ग्राउंड्स के बेसिस पे सिर्फ वाइफ को हक दिया गया है, वाइफ को राइट दिया गया है कि वो डिवोर्स ले सकती है हस्बैंड से. So earlier in total we have discussed 11 grounds. Those who have skipped those sessions or not watched those sessions, so link of the very last I am providing on the top. Go and watch it out. In that I wind up those grounds, and continuing that we will discuss today what are those grounds just that are available to wife only. And this is our official mail ID, this is our official contact number. You can get to us through these ways. If you have any queries, any doubts, those students who want to get personal classes, notes of the act, या आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए अपनी जुडिशियल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, तो आप हमें फ्रीली यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, एंड वी विल प्रोवाइड यू एज पर योर रिक्वायरमेंट एज सुन एज पॉसिबल. द वेरी फर्स्ट ग्राउंड जो कि वाइफ को अवेलेबल है, दैट इज बाईगेमी. बाईगेमी से हम क्या समझते हैं? व्हेन अ हस्बैंड इज ऑलरेडी हैविंग हिज लिविंग मैरिड वाइफ अर्लियर. मीन्स हस्बैंड ने जो अब शादी करी है जिस वाइफ से, वो उसकी दूसरी शादी है, फर्स्ट शादी उसकी हुई हुई है, एंड दैट वाइफ इज लिविंग एट दैट टाइम. तो इस बेसिस पर सेकेंड वाइफ डिवोर्स ले सकती है. ये हम बाईगेमी में होता है. बट इसके लिए आपको समझना क्या है? So it is the case of a marriage solemnized before the commencement of this act. यहाँ पर ये चीज़ आपको देखनी है, कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट से पहले, मीन्स 1955 से पहले आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी हो. अगर उससे पहले आपने कोई शादी कर रखी है और उससे कोई वाइफ लिविंग है, तो इस एक्ट के बाद अगर आप कोई शादी कर रहे हो, दैट विल अप्लाई ऑन दैट फर्स्ट वाइफ ऑल्सो, और वो सेकेंड वाइफ आपकी अर्लियर मैरिज के बेसिस पर डिवोर्स क्लेम कर सकती है. यहाँ पर मैंने फोकस कमेंसमेंट ऑफ एक्ट से पहले क्यों किया है, कमेंसमेंट ऑफ एक्ट के बाद क्यों नहीं? क्योंकि अभी भी ऐसे काफ़ी केसेस होते हैं जिसमें हस्बैंड की जो फर्स्ट मैरिज होती है वो ऑलरेडी होती है और वो स्टिल सेकेंड मैरिज कर लेता है. तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट इज़ कि इफ़ दिस हस्बैंड इज परफॉर्मिंग द सेकेंड मैरिज ऑलरेडी, इफ़ ही हैज़ डन सॉल्वेनाइज्ड अ प्रीवियस वन, तो जो सेकेंड मैरिज होती है वो एक्चुअली में मैरिज ही नहीं होती है. दैट इज़ कम्प्लीटली वॉइड एब इनिशियो. वो वॉइड मैरिज होती है, उसका कोई, दैट इज अ नल मैरिज. वी हैव डन इन सेक्शन 5 एंड इफ यू रिमेंबर इन 11, जिसमें मैंने समझाया था कि ऐसी मैरिजेस का हिंदू मैरिज एक्ट कोई तवज्जो देता ही नहीं है. एक्चुअली में वो विवाह ही नहीं होता है. अगर आप सेकेंड वाइफ से शादी कर रहे हो तो दैट सेकेंड वाइफ विल नॉट बी ट्रीटेड एज योर ऑफिशियल लीगल वाइफ. स्टेटस इज गिवन जस्ट टू द फर्स्ट वन. ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पर हम वो केस ले रहे हैं जो इस एक्ट के आने से पहले हो चुका है. सो इफ एनी मैरिज जो कि कमेंसमेंट ऑफ एक्ट से पहले हुई है एंड द हस्बैंड हैज मैरिज अगेन बिफोर सच कमेंसमेंट, उसी एक्ट से पहले ही आप दूसरी शादी भी कर रहे हो, और दैट एनी अदर वाइफ ऑफ द हस्बैंड से मैरिड बिफोर सच कमेंसमेंट, मीन्स दोनों शादियां आपकी उस एक्ट से पहले ही हो जानी चाहिए. एक्ट के बाद तो हमारे सेक्शन 5 और 11 आ जाते हैं, उसमें ये बाईगेमी का रोल नहीं है. बाईगेमी की हम बात कर रहे हैं एक्ट से पहले वाले सिचुएशंस में. सो इफ दैट वाइफ इज अलाइव एट द टाइम, देन दिस कैन बी द ग्राउंड जो कि आप, जिससे आप, जो वाइफ है वो डिवोर्स ले सकती है. सो ग्राउंड कैन ऑब्वियसली एग्जिस्ट ओनली इन द केस ऑफ मैरिज सोलमनाइज्ड बिफोर द एक्ट. अंडरस्टूड? बिफोर द एक्ट होना चाहिए, बिकॉज
एज रिगार्ड टू द मैरिजेज इफ सोलमनाइज्ड आफ्टर द एक्ट, तो जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पर बोला गया है, अंडर सेक्शन 5 एंड 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट सच मैरिजेज वुड बी बाइगेमस एंड वॉइड एब इनिशियो, वो ऑलरेडी वॉइड एब इनिशियो होती हैं। तो सेक्शन 5 और 11 मैंने आपको डिटेल में समझाए हैं। इससे रिगार्डिंग अगर आपको सेशन देखना है तो सेक्शन 5 का लिंक मैं आपको टॉप पर दे रही हूँ, जाइए समझिए। सेक्शन 5 में मैंने बहुत डिटेल में समझाया कि एक वैलिड मैरिज क्या होती है, और अगर वो सारी ही बातें उसमें नहीं है तो वो मैरिज वॉइड हो जाती है। वॉइड मैरिज क्या होती है अगर आपको वो समझना है तो सेक्शन 11 में मैंने डिटेल में समझाया, सेक्शन 11 का भी लिंक आपको टॉप पर दिया गया है। गो एंड वॉच बोथ दीज सेशंस। So if that marriage is done after the act, तो section 5 और 11 के अनुसार that is void and there would naturally be no question कि आप डिवोर्स लो। डिवोर्स तो तब लोगे ना जब शादी होगी, तो जब उस शादी को ही नहीं माना जा रहा है एक्ट के अनुसार तो डिवोर्स का क्वेश्चन उठता ही नहीं है। Alright, then it is also necessary under this clause that other wife should be alive, that should be in existence, that wife should be living at that time when जब वो पिटिशन दी गई है। अगर उस वाइफ की डेथ हो चुकी है तो क्वेश्चन डिवोर्स का उठेगा ही नहीं। मूविंग टू द सेकेंड ग्राउंड आफ्टर बाइगेमी इज रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी। रेप, सोडोमी और बिस्टियलिटी ये ग्राउंड सिर्फ वाइफ को अवेलेबल है, और इसमें क्या है कि अगर हस्बैंड को गिल्टी माना गया है इस चीज़ में, गिल्टी मतलब अगर वो हस्बैंड ऐसे एक्ट्स में शामिल हुआ पाया है या उसको उसके ऊपर इन एक्ट्स का क्लेम लगा है, देन आफ्टर द सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज के बाद, बिफोर नहीं, शादी होने के बाद, इफ वाइफ फाउंड्स दैट हस्बैंड इज इन any kind of rape, sodomy or bestiality charges लग रहे हैं, then she can claim a divorce from that person on such ground. अब यहाँ पर रेप क्या होता है, ऑलरेडी यू ऑल नो दैट इट रेफर्स टू रेविशिंग ऑफ अ वुमेन, वेयर जो सोडोमी और बिस्टियलिटी होते हैं ये एक तरीके से के ऐसे एक्ट्स होते हैं जो कि नेचर के अगेंस्ट किए गए हैं। एक मैन के अनुसार दीज आर अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, और लाइक you are having a relation with another man or with an animal, that is known as sodomy or bestiality. So these acts are also covered under this ground and wife can claim divorce upon these bases. So if you understand these act already, so very good, and those who want to know about sodomy, bestiality, rape, already I covered them in IPC because these acts are offenses under the Indian Penal Code. आईपीसी जिसको बोलते हैं, तो आईपीसी पर मैंने बहुत अच्छे से समझाए हैं। आईपीसी की प्लेलिस्ट को अगर आपने देखना है, आईपीसी जिसने अभी तक कवर नहीं किया है, तो आईपीसी के मैं सारे सेशंस दे चुके हैं एंड आई एम गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द व्यूअर्स. So those who want to cover this, on the top you see the playlist of IPC complete section wise detail wise हमने हर एक्ट को, हर ऑफेंस को समझा है, हर सेक्शन को समझा है, जाइए कवर कीजिए। हालांकि अब आईपीसी को रिप्लेस कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता से, BNS, दिस न्यू एक्ट केम। सो न्यू एक्ट पर भी जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस मैंने इसमें कवर किए हैं। BNS की भी प्लेलिस्ट हम कवर कर चुके हैं, तो जिन्होंने मेरे साथ साथ अपना सिलेबस कवर किया है ऑलरेडी यू नो, एंड दोज हु हैव ज्वाइंड राइट नाउ, सो दोज हु वांट टू कवर, भारतीय न्याय संहिता का प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको टॉप पर दिया गया है। बोथ दीज आर कवर्ड देयर। सो ऐसे ऑफेंसेस को, ऐसे एक्ट्स को अपराध माना गया है हमारे इंडियन पीनल कोड के द्वारा, और ऐसे बेसिस पर डिवोर्स क्लेम कर सकती है एक वाइफ। डिवोर्स वुड बी ग्रांटेड टू द वुमेन स्टिल अगर ये हो कि हस्बैंड पर इनका चार्ज नहीं लगा है, अगर उनको क्रिमिनल नहीं माना गया है, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होती है, बट वाइफ को अगर पता लगता है दैट ही इज इन्वॉल्व इन सच अ मैटर, शी कैन क्लेम अ डिवोर्स. Then we have the third ground available to wife for divorce is decree of order awarding maintenance. That is very very important कि अगर कोर्ट द्वारा डिक्री पास होती है हस्बैंड पर कि आपको मेंटेनेंस करनी होगी, मेंटेनेंस चार्जेस देने होंगे अपनी वाइफ को। मेंटेनेंस मतलब जब वाइफ अपने हस्बैंड से अलग रह रही होती है ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, तो हस्बैंड को टिल द टाइम वो दूसरी शादी नहीं करती है तो उसको कुछ मेंटेनेंस अलाउंस देना पड़ता है, उसको डेली खर्चे पानी के लिए कुछ
यू कैन से अलाउंस मतलब उसके खर्चे पाने के लिए पैसा देना होता है. So, if that decree has been passed, if in a suit under Section 18 of Hindu Adoptions and Maintenance Act, जो 1956 का ये एक्ट है, ये अब अभी हम करेंगे, ये आपका हिंदू लॉ के अंडर ही आता है और इसको हमें कवर करना है. तो उसमें जो सेक्शन 18 है उसमें प्रोवाइडेड है दैट हस्बैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द अलाउंस ऑफ मेंटेनेंस टू वाइफ. और इफ एनी प्रोसीडिंग इज डन अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यहाँ पर आ गया. देखिए आपके सारे एक्ट्स इसमें कवर हो रहे हैं आज. तो अगर हम इसको लिंक करें तो सेक्शन 125 पर मैं डिटेल सेशन दे चुकी हूँ. CRPC की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको टॉप पर दिया गया है. और अगर किसी स्टूडेंट को 125 एक्ट ऑफ CRPC समझना है तो उसके रिगार्डिंग मेंटेनेंस प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग का लिंक भी मैं आपको टॉप पर दे रही हूँ. जाइए अपने सारे सेशंस कवर कीजिए. तो ऐसे आपराधिक मामलों में अगर हस्बैंड को मेंटेनेंस डिग्री का चार्ज दिया जाता है कि आपको अपनी वाइफ को मेंटेनेंस अलाउंस देना है, एज सच डिग्री और ऑर्डर हैज बीन पास्ड अगेंस्ट द हस्बैंड अवॉर्डिंग मेंटेनेंस, एंड दैट सिंस पासिंग ऑफ सच अ डिग्री और ऑर्डर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई कोहैबिटेशन नहीं होती है, 1 साल बीत चुका है, हस्बैंड स्टिल उसको मेंटेनेंस चार्जेस दे रहा है और कोर्ट को लगता है कि वो अब साथ रहने में हिचक रहे हैं, साथ नहीं रहना चाहते, 1 ईयर तक या 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, देन court can grant divorce to wife. She can claim divorce on that basis. All right. After then, the last ground that is available to wife is repudiation of marriage. Repudiation of marriage, very important thing. इसमें क्या है? In it, marriage was solemnized before the wife attained the एज आएगा यहाँ पर. इफ वाइफ अटेन द एज ऑफ 15 ईयर्स, अगर किसी भी लड़की की शादी उस टाइम पर की जाती है जो कि उसके 15 साल से पहले की है, मतलब शी हैज़ नॉट अटेन्ड 15 ईयर्स, 15 साल से पहले ही अगर किसी लड़की का विवाह किसी के साथ किया जाता है, लेकिन 15 साल होने के बाद उसे पता चलता है और वो उस विवाह में नहीं रहना चाहती है, उसको वो शादी नहीं मंजूर है, वो उस शादी के अगेंस्ट है, सो शी हैज़ रेप्यूडिएटेड दैट मैरिज आफ्टर अटेनिंग दैट एज बट बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स. अंडरस्टूड? मीन्स 15 ईयर्स से पहले उसकी शादी हो चुकी है और जब वो 15 से 18 साल के बीच में अगर उस विवाह में नहीं रहना चाहती तो 18 ईयर्स अभी होने नहीं चाहिए, 15 से 18 के बीच में ही वो इस शादी को रेपुडिएट करना चाह रही है, तोड़ना चाह रही है, देन अ पिटीशन ऑन दिस ग्राउंड कैन ऑब्वियसली बी फाइल्ड. मीन्स उसने 15 से 18 के बीच में शादी तोड़ दी है, वो इस शादी को बिल्कुल कंप्लीटली नकार रही है, तो 18 ईयर्स जब वो कवर कर लेगी वो इस बेसिस पर डिवोर्स क्लेम कर देगी कि मैंने अपनी 18 साल से पहले एज अटेन करने से पहले उस शादी को कंप्लीटली रेपुडिएट कर दिया था, नकार दिया था, एंड काइंडली ग्रांट मी डिवोर्स फॉर दैट. सो she can file a divorce after she attains the age of 18 years. After, देखो डिवोर्स के लिए उसको कानूनी तरीके से क्या होना पड़ेगा, मेजर होना पड़ेगा, और जो कि वो 18 साल के बाद ही होगी. तो डिवोर्स के लिए वो 18 साल के बाद पिटीशन फाइल करेगी, बट शादी उसने पहले ही उसको रेपुडिएट कर दिया हो 18 साल से पहले. नेक्स्ट इज फॉर द पर्पज ऑफ दिस ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, इसके लिए क्या जरूरी है चीज, इट इज इमेटीरियल वेदर द मैरिज वॉज कंज्यूमेटेड और नॉट. हिंदू लॉ हमारा ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि 15 से 18 के बीच में उनके बीच में मैरिज जो है वो कंज्यूमेट ना हुई हो. मीन्स दे माइट वो साथ में भी रहे हों एक साल, लाइक 15 से 16 या 16 से 17 वो साथ में रहे हो, उसके बाद उसने इस शादी को तोड़ा हो, दैट डजंट मैटर. हावेवर अगर हम मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग देखें, जब हम मुस्लिम लॉ करेंगे तब आप देखना इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल कि मैरिज में किसी भी तरीके का कंज्यूमेशन नहीं होना चाहिए. वो अपार्ट हैं, अलग रह रहे हैं, एंड वो भी इसमें मैटर करता है. So I hope, dear students, you understood this topic. These are the grounds that are available to wife. With this, I end up this session. In next session, I'll come with another important topic of Hindu Marriage Act. Till then, complete your syllabus with me. Make your own notes. Make important points. If you have any queries, you can comment in comment section box or you can mail us. Follow us on Telegram and Instagram for more updates.